Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome back to dears. Assalamu alaikum and namaste. Dear, इस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम ऑल टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है. स्टूडेंट विल नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आज के टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी बुक के अंदर बेस्ड किया गया है बोहर्स मॉडल के मुताबिक. बोहर्स ने अपना एक मॉडल दिया था, यानी कि जो आप लास्ट में पढ़कर भी आए थे. बोहर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता. इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी पैकेट्स की सूरत में, बंडल्स की सूरत में, यानी कि क्वांटासाइजेशन ऑफ एनर्जी, मैक्स प्लांक्स को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपनी एक थ्योरी दी थी. नील बोहर ने. नील बोहर के मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एप्रोप्रिएट शेल. इलेक्ट्रॉन को फिल करना उसके अपने शेल्स के अंदर, उसे आप लोग कहते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके हैं कुछ अजम्पशंस हैं, मेन पॉइंट्स हैं, मेन अजम्पशंस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ मेन अजम्पशंस हमारे पास लिखे हुए हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं. यह कहता है कि एटम जब रिएक्ट करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं. कोई भी आप लोगों के पास एटम है, उसकी इंटरेक्शन जो होती है उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट करते हैं तो इस रीज़न की बिना पर उस एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी इसका कहने का मकसद ये है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. यानी कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट ही जिम्मेदार होती है एटम का स्ट्रक्चर बनाने में. The arrangement of electrons refers not only the number of electrons that an atom possesses. ये कहता है कि जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, ना कि सिर्फ वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पोजेस करती है एटम में, मगर उसके अलावा हमें एक और भी बड़ी बात बताती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस. आपको पता है कि एटम हैविंग टू पार्ट्स, वन पार्ट इज़ ए न्यूक्लियर पार्ट, अनदर विल बी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. Nuclear part having protons and neutron and electron are found in the extra nuclear part, also called shells, orbits or energy level. यानी कि previous lectures में हम लोग ये बात पढ़ कर आए हैं. According to Rutherford ने ये बात बताई थी कि there are two parts of an atom. First one is a nuclear part and other will be extra nuclear part. एक हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, यानी कि न्यूक्लियस एंड शेल्स. तो ये बात कहता है कि बोहर मॉडल यही कहता है कि भाई आसान लफ्ज़ों में इसके अजम्पशंस यही हैं. ये कहता है कि एटम कभी भी रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्ट की वजह से करता है. जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं तो इसी रीज़न की बिना पर इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए. जब एटम का स्ट्रक्चर बनता है तो सिर्फ एक एटम की इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है सिर्फ एक एटम का स्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं करती, मगर वो उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी बताती है, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और कितने शेल्स के अंदर किए गए हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन हाउ मेनी शेल्स, कि कितने शेल्स के अंदर कितने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, अगर हम बोहर थ्योरी के मुताबिक देखें, the electron moves in a specific circular orbit around the nucleus. बोहर्स थ्योरी यही बात कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि सर्कुलर जो शेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश करता है, घूमता है. मच लाइक द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जैसे कि ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है. अगर कभी आप लोगों ने चार्ट देखा हो, मैप देखा हो, यानी कि आप पीएस या एसएस की बुक के अंदर आप लोगों ने देखा हो कि ज़मीन एंड द सन, यानी कि ज़मीन के जो है
सूरज के इर्द गिर्द कैसे घूमती है, यानी अपना चक्कर कैसे कंप्लीट करती है, सूरज अपना चक्कर कैसे कंप्लीट करता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं, यानी कि बाहर होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। उन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अराउंड कैसे होता है, यानी कि इर्द गिर्द कैसे घूमता है, मूव्स कैसे करता है। अब इसके मेन अजम्पशन से रिलेटेड एक और बात भी हमारे पास यहाँ पर आती है, यानी कि ये कहता है शेल्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम KLMNO ETC एंड सो ऑन, यानी कि इसी तरीके से चलते रहते हैं। शेल हम लोग स्टार्ट करते हैं KLMNO से और इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो इसके एजम्पशन से रिलेटेड भाई आप लोगों के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल एंड सो ऑन, यानी कि फर्स्ट शेल इज़ द K शेल, L शेल, M शेल, N शेल एंड O शेल। 2n square formula are used to find the electron in the shells कि 2n स्क्वायर फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन को जांचने के लिए शेल्स के अंदर, कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2n स्क्वायर फार्मूले से आप लोग को पता लगा सकते हैं। तो ये कहता है कि देखिए भाई इसके अजम्पशन से रिलेटेड यही बात हमारे पास चलती आ रही है। भाई अगर हम लोग 2n स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं, n यानी कि नंबर ऑफ़ शेल्स को बताता है, 2 हमारे पास कोफिशिएंट है एंड स्क्वायर हमारे पास क्या है, पावर है। अगर हम पहले शेल के अंदर ये फार्मूला पुट करते हैं K शेल में, K शेल इज़ द फर्स्ट शेल। अब आप क्या करेंगे, n की जगह पर 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि 2 × 1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहता है पहले शेल के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में। अगर हम लोग L शेल की बात करते हैं तो 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक आप n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे शेल की, यानी कि M शेल की, n की जगह पर आप 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ में भी निकालेंगे 32 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की जगह पर 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। और फिफ्थ शेल की अगर हम बात करते हो शेल की, n की जगह पर 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50 इलेक्ट्रॉन। अब मोस्टली ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी के मुताबिक, यानी कि 5 शेल्स के अंदर ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, इससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर इससे भी एक और, यानी कि आप आगे जाते हैं, यानी कि बात करते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि आप लोगों के पास शेल्स हैं, यानी कि ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ऑर्बिटल्स भी 4 किस्म के होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड आल्सो f ऑर्बिटल। s orbitals having spherical, p orbitals having dumbbell shape, d orbitals having double dumbbell and f orbital is saucer shape में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन आप लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि KLMNO आपने शेल बनाए, शेल के अंदर आपने 2n स्क्वायर अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। मगर आप लोग देखें तो इसके अंदर भी फिर आप लोगों को एक और कंसेप्ट रखना पड़ता है ऑर्बिटल्स का, यानी कि वहाँ पर आप लोग डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और यानी कि थोड़ा सा डीपली आप लोगों को जाना पड़ता है। और इस तरीके से आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई पहले शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, दूसरे शेल के अंदर आपके पास कितने ऑर्बिटल होंगे, तीसरे शेल के अंदर आप लोगों के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, एंड चौथे शेल के अंदर आप लोगों के पास कितने ऑर्बिटल होंगे,
5वें शेल के अंदर आप लोगों के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, यानी कि ऑर्बिट्स के अंदर भी ऑर्बिटल्स की आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन को आसानी से फिल कर सकते हैं। यही बात अगर हम थोड़ा सा पीछे रिव्यू करते हैं तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन बताई थी, यानी कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एप्रोप्रिएट शेल, कि अपने ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना। भाई आपने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को तो फिल किया है, मगर शेल के अंदर एक और भी चीज़ होती है जिसे आप लोग कहते हो ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स का भी आप लोगों ने ख्याल रखना पड़ता है। अब आप लोगों ने जस्ट लाइक एक एटम लिया, फॉर एग्जांपल आप लोग एक एटम लेते हैं, भाई आपने ले लिया यानी कि हीलियम। भाई हीलियम बिलोंग करता है नोबल गैसेस से, मेन अजम्पशंस की बात करें हम लोग तो हीलियम बिलोंग करता है नोबल गैसेस से। नोबल गैसेस यानी कि 8th ए ग्रुप जिसे आप कहते हो, 8th ए ग्रुप जो होता है उनका ऑक्टेट एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सबको हीलियम को छोड़कर बाकी सारे के सारे ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट रखते हैं। हीलियम का डुप्लेट रूल पूरा होता है। अब हीलियम के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं, यानी एटॉमिक नंबर उसका 2 है। और एटम आपके पास क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। उन इलेक्ट्रॉन की अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो वो के शेल में फिल हो जाता है। और के शेल के अंदर आपको पता है एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, यानी कि 1s2। उसको आप लोगों ने फिल कर दिया किसमें, 1s2 में। अच्छा, इसे आप लोग छोड़ दें, आप लोग अगर बात करते हैं यानी कि सोडियम मेटल की, सोडियम मेटल बिलोंग्स टू द फर्स्ट ए ग्रुप। सोडियम मेटल फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता है, ये आप लोगों को कैसे पता चलता है। भाई आप सोडियम मेटल लिखें, सोडियम मेटल का आप लोगों को पता है 11 एटॉमिक नंबर है और 23 एटॉमिक मास है, यानी उसका 11 एटॉमिक नंबर तो 11 प्रोटॉन, एटम न्यूट्रल है तो 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। आप क्या करें, शेल्स बनाएं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड फिफ्थ शेल। आप लोगों ने पहले शेल में रखा अकॉर्डिंग टू 2n² फार्मूला 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन आया है तीसरे शेल में, यानी उसका लास्ट शेल जो है तीसरा शेल है। M शेल उसका थर्ड शेल इज द लास्ट शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन द लास्ट शेल। आपको पता है कि उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप, यानी कि अल्कली मेटल से बिलोंग करता है। भाई अल्कली मेटल से आप लोगों को पता चल गया कि बिलोंग करता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल में, अगर आप उसके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, भाई उसके पहले शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है एस ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो ना, जैसे हमने पढ़ा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आते हैं भाई 18, फिर 32, फिर 50। मगर एस, पी, डी एंड एफ इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिटल हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। भाई पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने की सलाहियत है और पहले शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं आप उसके सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, उसमें होंगे 2 ऑर्बिटल, एस एंड पी, 2 एस ऑर्बिटल में चले जाएंगे और 6 जो है पी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वो हो गए और 2 वो हो गए, कितने हो गए 10, बाकी रह गया एक जाएगा उसका डी ऑर्बिटल में, यानी कि जहाँ से आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास ऑर्बिटल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को समझ में आई और ऑर्बिट्स की भी। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।